सोचिए, आप बाजार से एक नया स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदते हैं। बिल हाथ में आता है और उस पर लगा टैक्स देखकर क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि क्या इस गैजेट पर सिर्फ यही एक बार टैक्स लगा है, या फिर फैक्ट्री से लेकर दुकान तक पहुंचने के लंबे सफर में हर कदम पर टैक्स के ऊपर टैक्स जोड़कर इसे और महंगा कर दिया गया है। आज के इस विश्लेषण में हम मॉडर्न टैक्सेशन के इसी सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हम सीधे उस गणित को डिकोड करेंगे जो ये पक्का करता है कि हमसे और आपसे एक ही चीज के लिए बार बार टैक्स न वसूला जाए। बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई प्रोडक्ट हम तक पहुंचने से पहले कई बार टैक्स के दायरे से गुजरता है। जब कोई सामान फैक्ट्री से निकलता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास और आखिर में रिटेलर के पास पहुंचता है, तो क्या हर बार बिकने पर उस पर नया टैक्स लगता है? अगर हाँ, तो क्या हम अनजाने में टैक्स के ऊपर टैक्स चुका रहे हैं? तो चलिए गहराई में उतरते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के काम करने के इस अद्भुत मैकेनिज्म को समझते हैं। आज हम इस पूरी गुत्थी को कैसे सुलझाएंगे, जरा वो देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे डबल टैक्सेशन की समस्या से, फिर समझेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आखिर क्या बला है। इसके बाद एक मदरबोर्ड के असली उदाहरण से मैन्युफैक्चरिंग को डीकोड करेंगे, फिर सप्लाई चेन का पूरा रास्ता देखेंगे और अंत में समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम इतनी बेहतरीन तरीके से काम क्यों करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी उलझन की, यानी दोहरे कराधान की समस्या। देखिए, टैक्सेशन का एक बहुत ही बेसिक लेकिन एकदम सुनहरा नियम है। सरकार का अल्टीमेट गोल ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के फाइनल प्राइस पर केवल एक बार ही टैक्स लिया जाए। मतलब अगर 10,000 रुपए का फोन है तो जो टैक्स बनता है वो सिर्फ उसी फाइनल वैल्यू पर लगना चाहिए। बात खत्म। कस्टमर को कभी भी दोहरा टैक्स नहीं भरना चाहिए। लेकिन असल दुनिया में इसे लागू करना उतना आसान नहीं है जितना ये सुनने में लगता है। अब जरा सरकार के नजरिए से सोचिए। उनके पास टैक्स वसूलने के दो ही रास्ते थे। पहला तरीका ये कि जब रिटेलर सीधा कस्टमर को सामान बेचे, सिर्फ तभी टैक्स लिया जाए। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अगर बीच में किसी होलसेलर ने बिना पक्के बिल के रिटेलर को सामान दे दिया तो सरकार को तो कोई टैक्स मिलेगा ही नहीं। टैक्स चोरी का एकदम खुला रास्ता। वहीं दूसरा तरीका ये था कि हर उस कदम पर टैक्स वसूला जाए जहां जहां सामान बिक रहा है। लेकिन भाई, अगर ऐसा किया गया तो पहले से लगे टैक्स पर दोबारा टैक्स लगने लगेगा। इससे चीजें भयानक रूप से महंगी हो जाएंगी और मार्केट में भयंकर महंगाई आ जाएगी। तो फिर बीच का रास्ता क्या है? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन की, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आखिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट या शॉर्ट में कहें तो आईटीसी है क्या? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां एक व्यापारी जब अपना सामान बेचकर टैक्स इकट्ठा करता है तो वो उस पूरे टैक्स को सरकार को नहीं देता, बल्कि उस सामान को बनाने या खरीदने में उसने जो टैक्स पहले ही चुका गया था उसे वो एक डिस्काउंट कूपन की तरह इस्तेमाल करता है और उसे अपने बिल से घटा देता है। सरकार को वो केवल बचा हुआ हिस्सा ही जमा करता है। चलिए इस थ्योरी को हवा में न रखकर एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के इस मदरबोर्ड वाले केस पर नजर डालते हैं। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है। उसने 5,000 रुपए का एक मदरबोर्ड खरीदा। इस पर 900 रुपए का टैक्स बना जो उसने मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी को चुका दिया। अब कंपनी ने फोन तैयार किया और उसे मार्केट में 10,000 रुपए में बेचा। 18% के हिसाब से इस पर 1,800 रुपए का टैक्स बनता है जो वो कस्टमर से लेगी। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर कंपनी ये पूरे 1,800 रुपए सरकार को दे दे तो क्या होगा? फोन के 10,000 रुपए में उस 5,000 रुपए के मदरबोर्ड की कीमत भी तो शामिल है ना। मतलब मदरबोर्ड पर पहले 900 रुपए टैक्स लगा और अब फिर से टैक्स लग गया। ये तो सीधा सीधा दोहरा कराधान हो गया। लेकिन आईटीसी के कारण ऐसा नहीं होता। सरकार कहती है कि देखिए, आपने कस्टमर से 1,800 रुपए लिए, लेकिन आप 900 रुपए तो पहले चुका चुके हैं, तो बस उस 1,800 में से अपने 900 रुपए घटा लीजिए और हमें सिर्फ बचा हुआ 900 रुपए ही दीजिए। तो इस पूरे प्रोसेस का रिजल्ट क्या निकला? सरकार के खाते में कुल कितना पैसा गया? देखिए, मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी ने सरकार को 900 रुपए जमा कराए थे और अब फोन बनाने वाली कंपनी ने बचे हुए 900 रुपए जमा करा दिए। कुल मिलाकर सरकार के पास 1,800 रुपए पहुंच गए। ध्यान दीजिए, 10,000 रुपए के फोन पर 18% टैक्स ठीक 1,800 रुपए ही होता है। सरकार को अपनी पाई पाई मिल गई, लेकिन एक ही इंसान पर बोझ डालने के बजाय उसने इसे बड़ी ही स्मार्टनेस से टुकड़ों में वसूल लिया। और सबसे बड़ी बात, एक ही चीज पर 2 बार टैक्स नहीं लगा। अब कारखाने से बाहर निकलते हैं और पूरी सप्लाई चेन पर एक नजर डालते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में ये कैसे काम करता है।
इस पूरे गणित को जरा ध्यान से समझते हैं। कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए मान लेते हैं कि टैक्स की दर 10% है। निर्माता ने एक सामान 1,000 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा। 10% टैक्स हुआ 100 रुपए, जो उसने सरकार को दे दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना मुनाफा जोड़ा और इसे 2,000 रुपए में होलसेलर को बेच दिया। 2,000 का 10% टैक्स हुआ 200 रुपए, लेकिन वो सरकार को 200 नहीं देगा। वो अपना पहले चुकाया गया 100 रुपए का आईटीसी क्लेम करेगा और सरकार को सिर्फ 100 रुपए ही देगा। इसी तरह होलसेलर ने 3,000 रुपए में सामान बेचा, टैक्स बना 300 रुपए, लेकिन वो अपना पुराना 200 रुपए का आईटीसी घटाकर सरकार को नेट 100 रुपए चुकाएगा। और आखिर में रिटेलर ने इसे कस्टमर को 4,000 रुपए में बेचा। उसने 400 रुपए टैक्स इकट्ठा किया, 300 रुपए का आईटीसी घटाया और बचे हुए 100 रुपए सरकार को दे दिए। हर स्तर पर हर कोई केवल अपने द्वारा जोड़े गए मुनाफे पर ही टैक्स भर रहा है। तो अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं कि ये पूरा सिस्टम इतनी अच्छी तरह काम क्यों करता है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, सरकार के पास आखिर में कुल कितना टैक्स पहुंचा। निर्माता से 100, डिस्ट्रीब्यूटर से 100, होलसेलर से 100 और रिटेलर से 100 रुपए। कुल मिलाकर सरकार के खजाने में ठीक 400 रुपए जमा हुए। जरा सोचिए, अंतिम कस्टमर ने सामान के लिए 4,000 रुपए दिए थे। 4,000 का 10% कितना होता है? बिल्कुल 400 रुपए। कस्टमर ने 400 रुपए टैक्स दिया और सरकार को भी पूरे 400 रुपए ही मिले। बीच में किसी भी व्यापारी की जेब से बिना वजह कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं गया। ये सिस्टम अपने आप में बहुत ही शानदार और निष्पक्ष है। इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहला, ये हम और आप जैसे कंज्यूमर्स को टैक्स के ऊपर टैक्स देने से बचाता है। दूसरा, जो कि हर व्यापारी को अपना आईटीसी यानी डिस्काउंट तभी मिलता है जब उसके पास पक्का बिल हो, इसलिए ये व्यवस्था हर कदम का पेपर ट्रेल रखने को मजबूर करती है। इससे टैक्स चोरी की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। और तीसरा, सरकार को अपना टैक्स मिलने के लिए सामान के फाइनली बिकने का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि वो पूरी सप्लाई चेन से किश्तों में सुरक्षित तरीके से इकट्ठा होता रहता है। अगर इस पूरी व्यवस्था के मूल दर्शन को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, जब भी बिक्री हो जीएसटी लगाते रहें और पहले से चुकाए गए जीएसटी को घटाते रहें। सुनने में बहुत ही सिंपल नियम लगता है, लेकिन ये पूरी इकोनॉमी को बैलेंस रखने में गजब की ताकत रखता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो बिना किसी शोर शराबे के लगातार चलता रहता है। तो अगली बार जब आप कोई गैजेट खरीदें और बिल पर लगे टैक्स को देखें तो याद रखिएगा कि उस एक पर्ची के पीछे गणित और अर्थशास्त्र का कितना कमाल का अदृश्य सिस्टम काम कर रहा है। ये सिस्टम चुपचाप ये सुनिश्चित कर रहा है कि ना तो आपकी जेब से कोई फालतू पैसा जाए और ना ही सरकार का नुकसान हो। तो सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के अदृश्य ट्रैकिंग मैकेनिज्म हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक फेयर और एफिशिएंट इकोनॉमी बनाने में कैसे मदद कर रहे हैं, और कौन-कौन सी ऐसी प्रणालियां हैं जो हमारे आसपास बिना दिखे लगातार हमारा काम आसान बना रही हैं। ये निश्चित रूप से विचार करने योग्य है।